एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा प्रस्तुत कक्षा 8 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। ये जो वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेके आए हैं, ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनको ये पता चल जाएगा कि उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें विज्ञान विषय का पेपर कैसा आता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार का उनका परीक्षा का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं आपका विज्ञान विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें आपका समय 2 घंटा 30 मिनट रहने वाला है और पूर्णांक 80 रहने वाला है। इसमें हम बात करें, आपको ये जो प्रश्न पत्र है इसका हल आपको इसी पेपर में ही करना होगा, अलग से आपको नोटबुक नहीं दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है। तो 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एबेसेड वाले। हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, मतलब 8 अंक यहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें ब वाला ऑप्शन एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है, एंटीबायोटिक हैं। तो ब में राइजोबियम जो है ये एंटीबायोटिक नहीं है, तो आपको यहाँ ब इस बॉक्स में भरना होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है। तो यहाँ वनस्पति ही नाम आ गया, तो ये वनस्पति जात का उदाहरण है। ए आपको यहाँ पर भरना है, ये इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकिल के हैंडल एवं जो रिम होती है साइकिल की, उसको चमकदार बनाने के लिए कौन सी धातु का लेपन उस पर किया जाता है ताकि वो चमक सके। तो क्रोमियम जो धातु है, मतलब यहाँ ये ब दे रखा है, ये स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रोमियम धातु का लेप उस पर लगाने से वो क्या है, चमकदार बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो वो विद्युत विसर्जन कहलाती है। ब वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का क्या कारण है। आपने शहरों में देखा होगा जो दूध है वो थैलियों में आता है, तो वो है पाश्चरीकरण। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा। तो हमें उस आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल से ढकना चाहिए। अगर हम उस पर पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल ये सब डाल देंगे तो आग और तेज़ी से भड़क सकती है, तो हमें उसको कंबल से ढकना चाहिए। आपका जो ये पेपर है ये 15 पेज का रहने वाला है। इसी में आपको सभी क्वेश्चनों के जवाब लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए LED का उपयोग ज़्यादातर हो रहा है, तो इसका उपयोग क्यों बढ़ रहा है ये आपको बताना है। तो आप आसानी से इन चारों ऑप्शनों में जो आपको उपयुक्त लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व उष्णन के प्रभाव से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या हैं, सत्य हैं। 8 अंक के क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं। अब 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2-2 अंक के रहने वाला है। इसमें हम बात करें पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा है पेट्रोल के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। तो पेट्रोल किस किस चीज़ में काम में आता है वो 2 उपयोग आपको बताने हैं। एक तो मोटर ईंधन के रूप में, जो मोटर हैं, जो कार हैं, बस हैं, कार हैं या बाइक हैं, तो इनमें जो ईंधन डलता है वो पेट्रोल होता है। और वैमानिक ईंधन में भी ये काम में आता है। 2 और शुष्क धुलाई के लिए भी ये काम में आता है। तो 3 आपको इसके उपयोग हमने बता दिए हैं, आपको केवल 2 उपयोग इसके लिखने हैं।
अगला प्रश्न है 2 अंक का, अंड प्रजक एवं जरायुज जंतुओं में क्या अंतर है? ये अंतर आपको बताना है। पहले हम देखते हैं अंड प्रजक। अंड प्रजक क्या होते हैं कि ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। मतलब जितने भी अंडे देने वाले जंतु होते हैं वो अंड प्रजक कहलाएंगे। उदाहरण के रूप में हम देखें तो इसमें मेंढक आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, तितली आ जाएगी। ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। और इनके जो शिशु उत्पन्न होंगे, जो बच्चे उत्पन्न होंगे, वो उन अंडों से ही बाहर निकलेंगे। जरायुज क्या होता है? मतलब ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। उदाहरण में हम बात करें जैसे कि गाय हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये सभी क्या है? अंडे नहीं देते बल्कि सीधे ही ये बच्चे पैदा करते हैं। तो यही इन दोनों में अंतर आपको पता चल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल की मितव्ययता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियाँ काम में ले सकते हैं? मतलब हमें सिंचाई की ऐसी विधियाँ बतानी है जिनसे जल का जो अपव्यय है वो रुक सके। मतलब जो जल है उसका सही इस्तेमाल हो, जल बर्बाद नहीं हो। तो इसके लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो इसमें पहली विधि तो हो जाएगी अपनी छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र विधि में क्या होता है? इस विधि में हम जो असमतल भूमि होती है वहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तो ऐसे स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? जो अपने घूमने वाले जो नोजल हैं उनको पाइपों के माध्यम से लगाना चाहिए ताकि अधिक दूर से सिंचाई हो सके। दूसरी विधि होती है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इसमें जो भी फलदार पौधे होते हैं उनके आसपास पतला सा पाइप जो है वो बिछा दिया जाता है और जो पेड़ पौधा होता है उसके पास एक पतला सा छेद कर दिया जाता है। उससे बूंद बूंद से पानी जो है वो उस पेड़ या पौधे की जड़ों में जाता रहता है। इससे ये नहीं कि जल यहाँ नहीं बिखरेगा, जहाँ उसमें छेद करेंगे वहीं पर वो जल की बूंदें गिरेंगी। मतलब ये जो बीच में जल पहले गिरता था इसका बचाव अब हो चुका है। अगला प्रश्न है ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं? आपने देखा होगा जो गाड़ी मोटर बसें हैं उनके टायरों में तो खांचे नहीं होते हैं, वो तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। थोड़े बहुत खांचे डिजाइन के रूप में होते हैं, मगर जो ट्रैक्टर होता है उसमें इस प्रकार के जो निशान हैं वो बने होते हैं। ये निशान वाले खांचे तो उभरे रहते हैं, बाकी इधर वाली जगह जो है वो वहाँ पर खड्डा रहता है। यहाँ बीच में भरा हुआ रहता है, दोनों साइडों में ऐसे भरा हुआ रहता है। तो इनके बीच में जो खड्डा है, खांचा है, वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो मिट्टी की आसानी से कटाई कर सकें, ताकि वो टायर जो है वो मिट्टी में स्लिप ना हो, फिसले नहीं। इसलिए ट्रैक्टर के जो टायर हैं उनके बीच में खांचे रखे जाते हैं। आप देखोगे जो टीला है वहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर ही चढ़ाई कर सकता है, बाकी कोई भी छोटी गाड़ी, बाइक, बस ये टीलों पर चढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि इनके टायर जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और वो मिट्टी में फ्री स्लिप मारते हैं। अगला है 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक एक अंक के, मतलब 4 अंक का ये आपका सत्य असत्य वाला रहने वाला है। इसमें पहला है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं। तो इसको परिष्करण नहीं कहते, तो ये गलत बात है। तो यहाँ आपको लिखना है असत्य। सत्य क्या होता? यहाँ अगर कार्बनीकरण होता तब ये सत्य हो जाता। एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपको सत्य लिखना है, बिल्कुल सही बात है। जो आप गैस सिलेंडर काम में लेते हैं उनमें ये एलपीजी गैस भरी हुई होती है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज़ चलानी चाहिए, तो ये बात गलत है, असत्य है। अगर तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो अपनी जान जाने का डर हमें रहेगा। तो हमें गाड़ी धीरे से और लिमिट स्पीड से हम चलाएंगे तब पेट्रोल डीजल की बचत होगी, ना कि बहुत तेज़ चलाने पर। तो ये भी असत्य है। अगला है पेट्रोल के विभिन्न संघटकों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है। तो ये गलत है, कार्बनीकरण नहीं बल्कि परिष्करण ये
होता तब ये सही होता, तो ये भी क्या है, असत्य है। तो इसमें सेकेंड वाला ही सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, तो 4 अंक यहाँ आप आसानी से प्राप्त कर पाओगे। 2,4-D ये क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है, तो यहाँ आपको खरपतवार नाशी लिखना है। कृषि औजार कौन कौन से हैं, एक तो कुदाली है जो यहाँ पर आप लिख दोगे, दूसरा है सीड ड्रिल, तो ये कृषि औजार है। उर्वरक क्या है, ये तो फसलों को पौष्टिक बनाने के लिए, ये तो फसलों को बढ़ाने के लिए काम में आता है। अगला है, खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता कम होती है, तो यहाँ कम आएगा। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, फसल चक्र के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 अंक के, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन 4 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, इसमें वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तो वो अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा जो है वो अम्ल वर्षा कहलाएगी। ये फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो 2 अंक का इसका दूसरा पार्ट है, वो है मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में आपको अंतर बताना है। दीपावली पर आपने मोमबत्ती भी जलाई होंगी, और जो कोयला होता है उन दोनों के जलने में क्या अंतर आता है, ये आपको बताना है। पहले हम बात करते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती के जलने से क्या होता है, प्रकाश फैलता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा हमें देती है। साथ ही अगर हम कोयले की बात करें, तो कोयले के जलने से एक तो धुआं उत्पन्न होता है और इसमें हमें तपन भी महसूस होती है। तो मोमबत्ती और कोयले के जलने में यही अंतर है, एक तो प्रकाश पैदा करता है और दूसरा हमें ऊष्मा देता है। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, जो 2 अंक का है, वो है गोइटर रोग से क्या अभिप्राय है। गोइटर जो रोग है, ये किस प्रकार फैलता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो आयोडीन होता है उसकी ज़रूरत होती है। यदि किसी व्यक्ति के खाने में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन जो नमक है वो नहीं हो, तो क्या होता है, थायरॉक्सिन का निर्माण उसमें नहीं होगा, जिसको गोइटर या घेंगा रोग कहा जाएगा। तो यही इसका अभिप्राय है। गोइटर और घेंगा रोग जो है वो एक ही चीज़ है और ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, तो उनकी आवाज़ भारी होने का क्या कारण माना जाता है। तो हम बात करें तो किशोरावस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स जो होता है उसमें ग्रोथ होती है, उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और लड़कों का जो स्वर यंत्र है वो विकसित होकर काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये जैसे जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं, किशोर होते जाते हैं, तो इनमें ये स्वर यंत्र जो है ये भी, इसमें भी वृद्धि होती जाती है और ये स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट जो उभरा हुआ भाग होता है उसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसको एडम्स एप्पल मतलब कंठमणि के नाम से जाना जाता है। इसी के कारण क्या होती है, लड़कों की जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं, 2-2 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। घर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो यहाँ हम इन दोनों बलों का जो अंतर है वो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब जब कोई तीर होता है
वो कमान से निकल चुका है और तीर जो है वो अपनी लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार उस तीर पर जो बल लगा है वो गुरुत्व बल कहलाता है। और उस वायु के कारण, मतलब तीर तो आगे बढ़ रहा है और वायु का जो वेग है वो सामने से उसके गति को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है, वो वायु के कारण, वायु के घर्षण के कारण वो ऐसा होता है। तो इसमें घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल को हमने इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायुमंडलीय दाब को सचित्र आपको समझाना है। जो वायुमंडल का दाब है तो आप अपनी बुक से देखकर वैसा चित्र यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो मिलान वाला है। इसमें भी 4 क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे, मतलब 4 अंक का ये क्वेश्चन है। अमीबा द्विखंडन विधि है। द्विखंडन विधि इससे मैच हो जाएगा। हाइड्रा से मुकुलन हो जाएगा। मेंढक जो है ये कायांतरण से मैच हो जाएगा और जरायुध जो है ये शिशु का जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इनका मैच करना है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का रस विद्युत का चालक होता है। एक प्रयोग द्वारा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आप सोचें और उसके बाद में आपको इसका जवाब लिखना है। फिर है, 4 माध्यम दिए गए हैं, निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। इन माध्यमों में ध्वनि का जो संचरण है वो अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में आपको बताना है। मतलब निर्वात में तो ध्वनि बिल्कुल शून्य होती है, सबसे अंत में तो निर्वात आएगा। उससे पहले इनमें से क्या आएगा, ठोस, द्रव, गैस। तो अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो ये तीनों आप क्रम से लिखोगे। पहले कौन सा आएगा, ठोस आएगा या द्रव आएगा या गैस आएगा, इनको तीनों को इनको लिखना है। और लास्ट में निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आप भूकंप आने पर घर के बाहर हैं, तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर घर में हैं तब तो आप किसी कोने में बैठ जाओगे या किसी टेबल के नीचे बैठ जाओगे। मगर आप घर से बाहर हैं तब आप भूकंप आने पर अपना बचाव जो है वो किस प्रकार करोगे। तर्क सहित आपको इसका उत्तर देना है, कौन सी विधि आपको अपनानी है। आगे हम बात करें, आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है। तर्क सहित आपको इसका उत्तर देना है। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप ने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दें। आपने कील देखी होगी, ऐसी होती है और अगला भाग जो है वो नुकीला होता है। अगर इसको यहाँ से काट दें और इसको चपटा बना दें तो ये कील इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब ये नुकीली नहीं रहेगी। तो बल और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो नुकीली चीज़ होती है उस पर हम बाहर से दबाव देंगे तो वो क्या हो जाएगी, दीवार में या किसी काठ की कोई लकड़ी है उसमें वो हम बल के माध्यम से उसको ठोक सकते हैं। मगर जो नुकीली चीज़ नहीं है उसको हम किसी चीज़ में ठोक नहीं सकते, उस पर हम बल नहीं लगा सकते। अगला प्रश्न है, वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है। आपने देखा होगा वायुयान का जो आगे का हिस्सा होता है वो इस प्रकार नोकदार होता है। जैसे पक्षियों को भी आपने देखा होगा आगे की जो गर्दन है वो नोकदार है, फिर पीछे उसके पंख होते हैं। उसी प्रकार वायुयान जो एरोप्लेन है उसको भी पक्षी की तरह ऐसे बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि सामने से जो हवा आती है उस हवा के दबाव को कम करने के लिए उसको आगे से नोकदार बनाया जाता है। सामने से जो हवा टकराती है वो साइड से बाहर चली जाती है तो उस पर ज़्यादा दबाव उस हवा का नहीं लगता, इस कारण उसको नोकदार बनाया जाता है। आगे आपके सामने एक
चित्र दिया गया है। इस चित्र को आपको नामांकित करना है। तो आपने अगर बुक में देखा है तो ये चित्र जो है ये कर्ण पटल का है, इसको आपको नामांकित करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, या तो इस चित्र को नामांकित करो या फिर आप इसमें नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब दो। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसी दो परिस्थितियों को आपको लिखना है जो ये दर्शाते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है। इसका जवाब हो जाएगा कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है। जैसे हम केवल कार के पिछले हिस्से में रहने मात्र से उसे गति नहीं दे सकते जब तक कि हम कार को धक्का नहीं लगाते। हम कार के पीछे खड़े हैं तो हम कार को धक्का नहीं लगा रहे हैं तो कार गति नहीं करेगी। इस प्रकार हमारे व कार के मध्य यह क्रिया जो है ये अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हमारा मित्र है। इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। घर्षण हमारा मित्र है, क्यों है, तो इसको हमें बताना है। घर्षण बल जो है वो हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता प्रदान करता है। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब अपने जो पैर हैं वो घर्षण के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसी प्रकार कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण हमें लिखने में सहायता प्रदान करता है। मतलब पेन को अगर हम घिसकर आगे बढ़ाएंगे तभी जो अक्षर हैं वो उस पन्ने पर लिखे जाएंगे। तेलीय या चिकने पदार्थ या कागज़ पर लिखना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सतह होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, उस पर लिखा हुआ नहीं जाता, उस पर घर्षण नहीं लगता। तो इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। फिर है, ऐसी दो क्रियाएं आपको लिखनी है जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण मोटर कारों से होता है, लाउड स्पीकरों से होता है। मतलब किस किस से ध्वनि प्रदूषण होता है वो क्रियाएं आपको लिखनी है। तो यहाँ आपको केवल दो क्रियाएं ही लिखनी है। अगले प्रश्न की बात करें, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। 4 अंक का ये क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कुछ सूक्ष्म जीवों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे द्वारा उत्पादित अवशिष्ट का विघटन करके उन्हें भूमि में समाहित कर देते हैं। कार्बनिक अवशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, जंतु अवशेष हैं, इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है। ये जीवाणु प्राकृतिक अपमार्जक होते हैं जो वातावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने में पूर्णतः हमारा सहयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है, नियमित एवं विसरित परावर्तन का पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर सचित्र वर्णन आपको इसका करना है। हम आपको इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो बता देते हैं, फिर आप इनका चित्र बना पाओगे। नियमित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन जो है ये समतल तथा चिकने पृष्ठ पर होता है, जबकि जो विसरित परावर्तन जो है ये विषम एवं अनियमित पृष्ठ पर होता है। फिर हम बात करें, नियमित परावर्तन जो है इसमें जो किरणें हैं, जो परावर्तित किरणें होती हैं वो बिल्कुल समानांतर होती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में क्या होता है, इसमें जो परावर्तित किरणें जो हैं वो समानांतर नहीं होती हैं। फिर इसका चित्र आपको बनाना है जो आप बुक से देखकर आसानी से बना पाए। इसी में फिर अथवा दिया गया है, या तो ये ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो। राइजोबियम जीवाणु एवं विनाइट्रीकरण जीवाणु परस्पर विपरीत कार्य करते हैं।
कथन का विश्लेषण आपको करना है, तो इसका जवाब आपको लिखना है। फिर है मानव नेत्र की संरचना में परितारिका एवं दृष्टिपटल मतलब रेटिना की अवस्थिति को देखने के संदर्भ में उसकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। इसका आपको विश्लेषण करना है। पहले हम बात करेंगे परितारिका। परितारिका इसी का दूसरा नाम होता है आइरिस। क्या होता है ये कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक पर्दा होता है, मतलब अपारदर्शक होता है जो आर पार दिखाई नहीं देता। आइरिस के बीच में एक पतला सा एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस का जो रंग है वो अधिकांशतः है ब्लैक होता है, मतलब इसका जो रंग है वो काला होता है। दृष्टिपटल या रेटिना क्या होता है, ये रक्त पटल जो है, रक्त पटल के नीचे आँख की सबसे भीतरी जो पारदर्शक झिल्ली होती है वो दृष्टिपटल या रेटिना होती है। इस परत को रेटिना कहा जाता है। और रेटिना जो है ये अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है शंकु, मतलब जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। दूसरी होती है शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वाहन चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो होता है, मतलब जो अभयारण्य जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ पर आपको तेज़ स्पीड में, तेज़ आवाज़ में गाने बजाने पर रोक है। मतलब वहाँ पर आपको नियमों का पालन करने के लिए वहाँ पर आपको सुविधा के अनुसार ही गाड़ी चलानी होगी और वहाँ पर आपको घूमना होगा। अगला क्वेश्चन है मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को इस चित्र में आपको निरूपित करना है। मतलब कोई दो अंतःस्रावी जो ग्रंथि हैं वो आपको इसमें बतानी है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे कि पीयूष ग्रंथि होती है जिसको पिट्यूटराइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि भी होती है, एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है और जनन ग्रंथियाँ भी इसमें होती है। तो इनमें से दो आपको बतानी है, कौन सी कहाँ पर होती है उनकी स्थिति आपको बतानी है। तो हमने आपको क्रम वाइज मुँह से लेकर नीचे की पाँव की ओर की जो स्थितियाँ हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो आपको हमने बता दी हैं। तो आप कोई दो नाम लिख सकते हो, गले में कौन सी होती है और ऊपर मस्तिष्क में कौन सी होती है और हृदय में, पेट में कौन सी होती हैं और यहाँ कौन सी होती हैं। तो कोई दो नाम आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव अभयारण्य के भ्रमण के दौरान आवश्यक बातों हेतु रूपरेखा का वर्णन आपको करना है। मतलब आप किसी अभयारण्य में घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है वो बातें आपको यहाँ लिखनी है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के लिए आवश्यक संतुलित आहार को आपको सूचीबद्ध करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था मानी जाती है। तो इस अवस्था में हमें अपने आहार या खान पान में कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। इस अवस्था में संतुलित आहार लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन्स हो और खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होता हो। हमारा भारतीय भोजन जिसमें कि हम बात करें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां, ये एक संतुलित आहार माने जाते हैं। इसी संतुलित आहार को आपको सूचीबद्ध करना है। और दूध अपने आप में एक संतुलित आहार होता है। फल भी हमें पोषण देते हैं और
लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि फलीदार सब्जियां हो, गुड़ हो, मांस हो, संतरा हो, आंवला हो आदि किशोर के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। तो इनको आपको सूचीबद्ध करना था। आगे हम बात करें तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपना आज का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।